हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था। ब्रीफ ही कर रहा हूँ, डिटेल में आपको देखना तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंस से रेयर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक ऐसा एंगल, यानी ऑफ कोर्स किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल आर की जो वैल्यू होगी डेंस से रेयर में जाने पर बढ़ेगी। तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आएगा डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ते बढ़ते कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा रेयर मीडियम में। उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन था, कि उनके फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सब डिटेल पिछले वीडियो में पढ़ाई गई थी। सिर्फ रिलेशन ये मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू बराबर था 1 में साइन आई सी, यानी कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा क्रिटिकल एंगल उतना लो होता जाएगा। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हाई होता है, जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता जाता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लास और वाटर की, तो वाटर के कंपैरिजन में ग्लास ज्यादा डेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी वाटर के कंपैरिजन में। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि नॉर्मल ग्लास है, चाहे फ्लिंट ले लीजिए, क्राउन ले लीजिए, उसके लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है और वाटर के लिए ये एंगल जो है वो 48 डिग्री के अराउंड होता है। जाहिर सी बात है, वाटर की में अगर इम्प्योरिटी मिक्स कर दी जाए या फिर वाटर का टेम्परेचर वेरी कर दिया जाएगा तो डेंसिटी वेरी करेगी। तो ये सब्जेक्ट अब ऐसा नहीं कि 48 तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, वो 48 से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्योंकि ग्लास इज मोर डेंस देन वाटर तो क्रिटिकल एंगल ग्लास में और भी छोटा होगा। अब चलिए ग्लास को ही और डेंस करते हैं। हमें पता है कि सबसे ज्यादा डेंस डायमंड है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 समथिंग होता है। तो जो क्रिटिकल एंगल आता है डायमंड का वो सबसे छोटा होता है। नॉर्मल ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री और डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री के अराउंड होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एक एग्जांपल में ब्रिलियंस ऑफ डायमंड में ये चीज हम लोग लेंगे। फिर क्या था कि अगर मान लीजिए क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल हो जाए, कहां पर, डेंसर मीडियम में, तो अब क्या होगा भाई, लाइट अगर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे जा रही है और क्योंकि हमें पता है साइन आई अपॉन में साइन आर तो कांस्टेंट है, तो अगर आई बड़ा है तो आर भी बढ़ेगा। और अगर आर 90 से बड़ा हुआ तो लाइट ऑफ कोर्स जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, जिस मीडियम से मान लीजिए लाइट ग्लास से आ रही थी, अब एयर में नहीं जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू आईसी से बड़ी है, तो ऑफ कोर्स आर की वैल्यू 90 से बड़ी होगी, तो लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी और इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस से हो रहा है इसलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट पहली चीज डेंस से रेयर में ट्रेवल करे, ये पहली कंडीशन थी, और दूसरी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस should be more than the critical angle. तो bouncing back in the same medium from transparent surface वो है आपका total internal reflection। और ये reflection from मिरर से डिफर क्यों है ये आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मिरर है, तो मिरर के पीछे जिस मटेरियल से पॉलिश करी जाती है ताकि उसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, तो जब लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो ये जो मटेरियल है उस लाइट एनर्जी का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है
तो अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी I1 है, इंटेंसिटी मींस द एनर्जी कैरीड इन यूनिट टाइम फ्रॉम यूनिट एरिया। भाई इंटेंसिटी किसी भी वेव की उसमें कितनी एनर्जी कैरी हो रही है उस पर डिपेंड करता है। आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि एनर्जी का जो मेजरमेंट है वही इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की अगर बात करी जाए, जैसे कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है प्यार से पुचकार पुचकार के, तो वो लो इंटेंसिटी साउंड होती है। यही जब टीचर डांटना चालू करता है तो उसी साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। आप क्लास में घुसर घुसर करते हैं तो लो इंटेंसिटी की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो रही होती है तो मिरर पे जो मटेरियल से पॉलिश करी गई है ये कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर लाइट की एनर्जी का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ है तो रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी जाहिर सी बात है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से कम होगी, यानी कि लेस ब्राइट लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट होती है। जबकि यही अगर रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये जो सरफेस है मान लीजिए इसके इस तरफ डेंस मीडियम है, इधर रेयर मीडियम है, और जितनी भी लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी, I इज मोर देन IC, तो जो इंटेंसिटी लाइट की इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होगी सेम इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट की भी होगी। तो यही रीजन है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी को बिना लूज किए लाइट को रिफ्लेक्ट कराना होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे, तो वहां पर प्लेन मिरर का यूज ना करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिस भी चीज से हो सकता होगा उसका यूज करेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट सरफेस। और कंडीशन क्या है इसकी कि इंसिडेंस डेंसर से रेयर में होना चाहिए, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। अब दो चार तो ऐसे ही ओरल एग्जांपल स्टडी देख लेते हैं, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। नॉर्मल कांच तो नहीं इतना चमकता भाई, डायमंड क्यों इतना चमकता है, जिसके पीछे सब दीवाने हैं, हीरा है सदा के लिए। तो अभी आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन है म्यू बराबर साइन AC, इनवर्स रिलेशन है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना हाई होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना क्या होगा, लो होगा। तो नॉर्मल ग्लास से डायमंड ज्यादा हार्ड होता है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है नॉर्मल ग्लास से, इसलिए क्रिटिकल एंगल डायमंड का नॉर्मल ग्लास से कम होता है। अब आप सोचिए ये नॉर्मल ग्लास है और ये सरफेस में डायमंड के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। नॉर्मल ग्लास पे जब लाइट मोर देन 42 डिग्री, क्योंकि इसके लिए नॉर्मल ग्लास पे 42 डिग्री के बड़े एंगल पे जब इंसिडेंट होगी तब उस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जबकि डायमंड के लिए ये एंगल जो है महज 24 डिग्री है। 24 डिग्री पे अगर डायमंड में लाइट इंसिडेंट होगी तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा रिफ्लेक्शन भाई जिसके लिए क्रिटिकल एंगल जितना छोटा होता जाएगा। अब सोचिए कि अगर जो लाइट नॉर्मल ग्लास पे 30 डिग्री पे इंसिडेंट होगी वो रिफ्रैक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और डायमंड में जो लाइट 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है वो क्या होगी, सेम मीडियम में बाउंस बैक, यानी डायमंड से आई डायमंड में बाउंस बैक हो गई। तो इसका मतलब है कि लाइट जब डायमंड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट जो डायमंड से रिफ्लेक्ट हो रही है वो नॉर्मल ग्लास की कंपैरिजन में ज्यादा है, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो इसके ब्रिलियंस को इंक्रीज करती है। इसके अलावा जो डायमंड होता है जब उसको कट किया जाता है तो डिफरेंट एंगल्स पे ये जो क्रिटिकल एंगल है 24 से घटाते घटाते लगभग अराउंड 8 या 6 डिग्री तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे डायमंड में इतना ज्यादा ब्रिलियंस होता है। इसके अलावा एक आपको और एग्जांपल समझाता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही, वो है मिराज। क्या होता है मिराज? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। शायद आपने भी कभी फील किया हो कि भाई गाड़ी से जा रहे हैं गर्मी के टाइम पे, रोड पे आपको दिखता है, अगर रोड थोड़ी सी स्मूथ है हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक
लगता है कि रोड पे पानी भरा हुआ है, और जब गाड़ी बहुत पास पहुंचती है तो आपको वहाँ पानी दिखाई नहीं देता। तो ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये किस वजह से बनता है, वो वजह आपको समझाता हूँ। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को कहते हैं मिराज, अपीयरेंस ऑफ वाटर। भाई रेगिस्तान पे तो नॉर्मली सब लोग नहीं जा सकते, मैं भी आज तक नहीं गया हूँ कि मैंने रेगिस्तान में मिराज देखा, लेकिन हाँ ये मैंने भी प्लेन रोड पे गर्मी के सीजन में ऑप्टिकल इल्यूजन मेरे साथ भी हुआ है, देखा है मैंने। तो मैं आपको इसको ब्रीफ करता हूं, देखिए कैसे। ये है वो डाबर की रोड, ठीक है। अब गर्मी में जब डाबर बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसके कांटेक्ट की जो एयर होती है, कांटेक्ट की एयर भी गर्म हो जाती है, और गर्म एयर की डेंसिटी आपको पता है कोल्ड एयर के कंपैरिजन में कम होगी। तो अगर ये रोड है, ठीक है, रोड का सरफेस है, और यहां पर मैं बना रहा हूं, ये पहली लेयर मैंने बनाई जिसकी डेंसिटी काफी, भाई डायरेक्ट कांटेक्ट में टेम्परेचर ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। फिर उसके बाद दूसरी डेंसिटी की लेयर बनाई, फिर तीसरी डेंसिटी। तो जैसे जैसे ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी, ऊपर की लेयर्स क्या होती जाएंगी, डेंस होती जाएगी। तो अब अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट, ये कोई ट्री है जो सड़क के किनारे पर है। अब सोचिए इससे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो एक लेयर से जब दूसरी लेयर में आ रही है तो ऊपर की लेयर डेंस है, नीचे की लेयर रेयर है, तो ये अपने पास से क्या होगी, थोड़ी सी डिविएट होगी, फिर ये अपने पास से और डिविएट होगी। इस तरह से हर बार जब लाइट डेंस से रेयर में आ रही है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते किसी पर्टिकुलर लेयर पे जाने के बाद यही जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो लाइट आगे ट्रेवल करने के बजाय यहीं पे बाउंस बैक हो जाएगी। और जब लाइट यहीं से बाउंस बैक हो रही है, टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमें इस पॉइंट की क्या दिखाई देगी, इमेज। तो हमें ग्राउंड पर सराउंडिंग की इमेज दिखाई देती है। किसकी वजह से इमेज दिखाई दे रही है, क्यों भाई, अगर हम यहाँ पे हैं हमें ये जो इमेज दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ब्रेन को पता है कि इमेज दिखाई देती है पानी में, तो ब्रेन एक इल्यूजन बनाता है क्योंकि इमेज दिखाई दे रही है रोड पे, इसका मतलब रोड पे क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। और इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को कहते हैं मिराज, जो कि किस वजह से होता है, डिफरेंट डेंसिटी की लेयर से जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो क्योंकि हॉट रोड के कांटेक्ट की एयर लेस डेंस होगी, यानी जैसे जैसे नीचे आ रही है रेयर होती जाएगी, तो लगातार डेंस से रेयर में रिफ्लेक्शन होते होते आर बढ़ते बढ़ते किसी एक पर्टिकुलर लेयर पे जब पहुंचेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, लाइट आगे और फर्दर करने के बजाय बाउंस बैक होती है, जिससे उस ऑब्जेक्ट की इमेज रोड पे बनती है। और ब्रेन समझता है कि रोड पे इमेज बन रही है तो ऑफ कोर्स रोड पे पानी भरा है, तो इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को कहते हैं मिराज। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। और अब पढ़ते हैं अपने काम की चीज, जो भी मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि मिरर की जगह पर हम अगर ऐसे मीडियम को यूज करें जिसमें रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी लूज ना हो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन लाइट का कैसा होता है ये प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। वो देखने के बाद जब आप ये एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डेविएशन क्रिएट किया जाता है, डेविएशन ऑफ 90 डिग्री विदाउट लूजिंग इंटेंसिटी, विदाउट लूजिंग इंटेंसिटी। देखिए ध्यान से, विदाउट लूजिंग इंटेंसिटी जो है ये आप लोग को डिस्कस कराऊंगा, पहले आप डेविएशन देख लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है PQ, अगर पॉइंट Q से इंसिडेंट होने वाली रे इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, तो आपको पता है कि अगर एयर से लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई है ग्लास सरफेस पे तो नॉर्मली ही वो रिफ्रैक्ट भी होगी कि नहीं होगी। अब अगर ये नॉर्मल रिफ्रैक्ट हुई है, सोचिए तो ये एंगल 90 का है
ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा? जो लाइट रे सरफेस बीसी के साथ बना रही है, ये 90 है, 45 है, तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। अब अगर हम इस पॉइंट P पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये एंगल 45 का है, नॉर्मल ड्रॉ किया है, होल एंगल 90 है, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा? 45। अब आप देखिए, जिस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है उसका जो क्रिटिकल एंगल है फॉर ग्लास, जिस मटेरियल का बना है, वो 42 डिग्री है। और लाइट रे ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है, यानी लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंस से रेयर में, और क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर उसका इंसिडेंस हो रहा है। इंसिडेंस 45 पे हो रहा है और क्रिटिकल एंगल कितने डिग्री है? 42 डिग्री। तो अब बताइए, ये लाइट रे एयर में जाएगी या फिर सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी? जाहिर सी बात है कि अगर लाइट डेंस से रेयर में जा रही है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है, तो दोनों ही कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फुलफिल हो रही है, तो लाइट एयर में नहीं जाएगी बल्कि सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। तो क्योंकि I 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 का होगा, और मैथमेटिकली हम ये दिखा सकते हैं कि अगर ये 45 है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। और नॉर्मल अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो P पॉइंट, Q पॉइंट की जो इमेज बनेगी, ये यहाँ पे बनेगी Q डैश। अब बिल्कुल सेम चीज, अब P से लगा के P से Q तक सारे पॉइंट से अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा, तो एक्सट्रीमिटीज के पॉइंट लेते हैं। मैंने Q के लिया, P के लिए फिर सेम कंडीशन कि लाइट इस सरफेस में नॉर्मल इंसिडेंट हुई तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट भी हो रही है। फिर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, तो एंगल इसका भी इंसिडेंस कितना होगा? 45। ग्लास टू एयर यानी डेंस टू रेयर के लिए क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। और कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो P की इमेज कहां बन गई? P की इमेज बन गई P डैश एयर से। तो ये जो ऑब्जेक्ट PQ था, इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है P डैश Q डैश। तो इमेज को किस एंगल पे बेंड किया गया है भाई? इसके और इसके बीच का एंगल आप देखिए, इमेज को किस एंगल पे बेंड किया गया? बेंड किया गया है 90 डिग्री पे। और इसका यूज कहां करते हैं ये समझ लीजिए। तो वैसे तो खैर सिलेबस में बस खाली बता दिया गया ओनली कि इसका यूज पेरिस्कोप में किया जाता है। अब पेरिस्कोप किस बला का नाम है? कई लोगों ने तो ये भी सुना नहीं होगा भाई पेरिस्कोप होता क्या। तो देखिए, छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर आप एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लीजिए और उसको एक तीन सिलेंड्रिकल ट्यूब 1, 2 और 3 से आप 90 डिग्री के एंगल पे उनको कनेक्ट करिए। इस एंड पे यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगाइए और एक प्लेन मिरर यहाँ पे लगाइए। पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है ऑप्टिकल, जिससे आप बिना दिखे ऑब्जेक्ट को, आप सोचिए कि लड़ाई का मैदान है और हमारा सैनिक यहाँ बैठा हुआ है ट्रेंच के अंदर, वो अंदर से ही बाहर मैदान का कोई भी नजारा कैसे देख सकता है। तो देखिए, लाइट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर पर, इस मिरर M1 से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के किस पे जा गिरी? M2 पर, और फिर M2 से रिफ्लेक्ट होकर के कहां तक पहुंच गई? ऑब्जर्वर की आईज तक। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। ये है पेरिस्कोप कि बिना दिखे। इसका यूज सबमरीन्स में होता है, ट्रेंच में होता है, बाकी आप किसी तरह से यूज कर सकते हैं अपनी जगह। ये आपका चॉइस है कि आप छुप के क्या देखना चाहते हैं। तो अब होता क्या है कि जब मिरर होता है, मैंने बताया था कि मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसकी इंटेंसिटी वीक होगी, कम हो जाएगी। दोबारा फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो फिर इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, और जैसे जैसे इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी हमें इस ऑब्जेक्ट की डल इमेज दिखाई देगी। अब यहीं पर इन मिरर्स को रिमूव करके आइसोसेलेस प्रिज्म जब लगा दिए जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये लाइट इंसिडेंट हुई 90 डिग्री के एंगल में बेंड हुई,
और फिर फर्दर 90 डिग्री के एंगल पे इस वाले से बेंड हुई। तो प्रिज्म अगर यहां पे हम अप्लाई करते हैं जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन की तरह प्रिज्म लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो जितनी भी इंटेंसिटी इंसिडेंट होगी सारी की सारी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते लाइट की क्योंकि इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई कमी नहीं आएगी, तो इस ऑब्जेक्ट की ब्राइट इमेज दिखाई देगी। तो जो काम मिरर करता है वही काम प्रिज्म करता है रिफ्लेक्शन का। लेकिन प्रिज्म बेटर क्यों है? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मिरर की तरह लाइट की इंटेंसिटी लूज नहीं हो रही। तो ये तो था पहला एप्लीकेशन या पहला एग्जांपल, डेविएशन थ्रू 90 डिग्री। उसके बाद चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री पे डेविएशन का कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, तो मैं भी आपको थोड़ी देर वो भी बताता हूँ। वैसे बाइनाकुलर्स जिसे दूरबीन कहते हैं आप लोग, उसमें और जो कैमरा होता है उसमें दोनों में ही इसका यूज होता है। तो जब लाइट को 180 डिग्री के एंगल पर बेंड करना होता है, तो लाइट का जो इंसिडेंस होता है वो आइसोसेलेस प्रिज्म के लार्जर या लार्जेस्ट सरफेस पे कराते हैं। चलिए ये है आपका आइसोसेलेस प्रिज्म और राइट ट्रायंगल, ये प्रिज्म चेंज नहीं हुआ, ये एंगल ए 90 है, बी सी। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है पी क्यू, बाकी पूरी कहानी वही है कि क्यू से एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, इस सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मली ही होगी। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस प्रिज्म था, ये एंगल 45 है, ये 90, तो ये एंगल पूछूं मैं आपसे कितना होगा, तो ऑफ कोर्स 180 से दोनों के सब को माइनस कर दीजिए, 45 आएगा। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए इस सरफेस पे पहुंच के लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि डेंस से एयर में जा रही है, और दूसरा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है। भाई ये एंगल 45 डिग्री का आ रहा है, एंगल कितने का आ रहा है, आई आ रहा है 45 का, और क्रिटिकल है 42 डिग्री। तो दोनों कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फुलफिल हो रही है, इसलिए ये लाइट बाहर ना जा करके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कौन सा फिनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई 45 तो एंगल आर भी 45, सरफेस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। फिर जब यहाँ पे पहुंची सेम कहानी रिपीट हो रही है, ये एंगल अगेन 45 पैरेलल है, तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी, यानी कि क्यू से चलने वाली लाइट पहुंच गई यहाँ पर, ये पॉइंट इसकी इमेज बन गई क्यू डैश, और सेम क्यू के बाद जितने भी पॉइंट है सबका इमेज ऐसे ही बन रहा है। तो उसके बाद चलिए लास्ट एक्सट्रीमिटी पी के लिए ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेकेंड सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये इसकी इमेज पी डैश क्यू डैश बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि पी क्यू ऑब्जेक्ट की इमेज 180 डिग्री पे क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई है। तो लाइट जो इमेज है इसको 180 डिग्री पे इन्वर्ट किया गया है, और ये इन्वर्जन किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म। बाइनाकुलर्स या फिर आपके जो कैमरा वगैरह होते हैं, आपको पता है कि रियल इमेजेस जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। अब सोचिए कि एक प्रोजेक्टर से जो इमेज बन रही है स्क्रीन पे, वो इन्वर्ट अगर बने, ठीक है, उल्टा सलमान खान दिखाई दे रहा है या फिर उल्टी कैटरीना दिखाई दे रही है, तो वो तो भाई अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए उस इमेज को इरेक्ट करने के लिए, वर्टिलिटी में बेंड करने के लिए भी इन प्रिज्म का यूज किया जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया कि जब लाइट ट्रेवल करती है डेंस से रेयर मीडियम में, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल से बड़ा होता है, तो लाइट रेयर मीडियम में ना एंटर करके सेम डेंस मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से हमने आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म की हेल्प से किस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे बेंड करते हैं लाइट को, एप्लीकेशन आपने देख लिया पेरिस्कोप और बाइनाकुलर्स में और कैमरा में
180 डिग्री के एंगल पे लाइट को अगर बेंड करना होता है, इमेज को इन्वर्ट करना होता है, तो उसमें हम लार्जर सरफेस पे लाइट का इंसिडेंस कराते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लाइट को डेविएट कर सकते हैं 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। कुछ इसके रिलेटेड जरा एक आध एग्जाम्पल्स देख लिए हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। मान लीजिए कि ये वाटर है, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल जो दे रखा है वो 48 डिग्री दे रखा है, और ये एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है बी 48 डिग्री के एंगल पर। ये एंगल जो है इंसिडेंट हो रहा है वाटर और एयर सरफेस पे 48 डिग्री। अभी आपका क्वेश्चन ये है कि एक लाइट रे ए और एक लाइट रे सी, इन दोनों का या तीनों का ही डायग्राम कंप्लीट करना है। तो चलिए ये देखते हैं। क्योंकि क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर 48 है, तो वाटर एयर सरफेस पे बी लाइट रे 48 डिग्री पे ही इंसिडेंट हो रही है, तो इसके लिए एंगल कितने डिग्री होगा 90। तो ये सरफेस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर बी के लिए एंगल 48 है तो ए के लिए ये एंगल मोर देन 48 होगा या लेस देन होगा? भाई ए पहले, तो ये एंगल लेस होगा। तो ये क्योंकि क्रिटिकल एंगल से स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इसमें तो रिफ्रैक्शन होगा, ये अबे जरूर जाएगी लेकिन ये दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। अब आ जाइए सी पे। तो सी पे देखिए, अगर ये 48 है तो बताइए ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा? भाई ये 48 है, जैसे जैसे दूर जा रहा है तो ये एंगल आई जो होगा वो 48 से बड़ा होगा। तो जब लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और ट्रेवल कर रही है डेंस से रेयर मीडियम में, तो लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक होगी। तो इस तरह से कंप्लीट करने के डायग्राम अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई बी 48 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, क्रिटिकल एंगल भी 48 है, अब ए बी सी से रिफ्रैक्टेड रे जो है उन्हें ड्रॉ करना है। तो ए में तो एक्चुअल रिफ्रैक्शन हो रहा है, बी में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन सरफेस के पैरेलल हो जा रही है। लेकिन सी रे जो है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी तरह से एक आध छोटे छोटे से एग्जांपल चलिए और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इक्विलेटरल प्रिज्म जिसका हर एक एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री, और ये एक लाइट रे इंसिडेंट करा के छोड़ दी का कंप्लीट द डायग्राम। तो चलिए ये देखते हैं। पहला सरफेस लाइट एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, और हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास कितने डिग्री है 42 डिग्री। तो अगर नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो रिफ्रैक्शन भी कैसा होगा? नॉर्मल। तो चलिए अपना सॉल्यूशन बनाते हैं। नॉर्मली जरा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये लाइट रे अगर ये नॉर्मली रिफ्रैक्ट हुई है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? कैलकुलेट किया? चलिए सही सोच रहे हैं। ये एंगल होगा कितने डिग्री 30 डिग्री। अब लाइट जब इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास टू एयर यानी डेंस टू रेयर, तो जरा एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। अगर ये 30 है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 60 डिग्री। जाहिर सी बात है क्रिटिकल तो 42 है, ये एंगल 60 है, क्रिटिकल से बड़ा है, तो क्या लाइट एयर में ट्रेवल करेगी? नहीं भाई, ग्लास से एयर यानी डेंस से रेयर जा रही है, और दूसरा लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल पे हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को बाउंस बैक करिए। ये अगर एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, आई बराबर एंगल आर होता है। तो अगर ये 60 हुआ, ये भी 60 है, तो ये एंगल कितना डिग्री आएगा 90। नॉर्मली रे इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली ही रिफ्रैक्ट भी होगी। तो ये हो गया आपका, सिर्फ आपको इंसिडेंट रे दिखी थी, ये आपने डायग्राम कंप्लीट किया। इस तरह से डायग्राम कंप्लीशन के जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास में बहुत आते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल चलिए और देख लेते हैं। ये रिलेट करता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट कलर्स की लाइट, प्रिज्म नहीं रहता है हमारे पास, कोई जरूरी नहीं है। ये एक सरफेस है जो ग्लास को एयर से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। 3 पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल है, जाहिर सी बात है तीनों का ही एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा, तीनों का, ठीक है। पैरेलल है तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा। अब इनमें से एक लाइट येलो कलर की है, एक लाइट रेड कलर की है और एक लाइट वायलेट कलर की है। और यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, अच्छा, ग्लास और एयर सरफेस में क्रिटिकल एंगल फॉर येलो कलर ये दे रखा है 43 डिग्री। कितना दे रखा है? और एक्चुअली हर एक लाइट पैरेलल है, सबका इंसिडेंस एंगल सेम होगा, सबका इंसिडेंस एंगल 43 डिग्री ही है। अब बोल रहा है कि बताइए कंप्लीट द रे डायग्राम। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले येलो की ही बात करते हैं। ग्लास से एयर, येलो का इंसिडेंस उसके क्रिटिकल एंगल पे हो रहा है, तो क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे हो रहा है इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो येलो लाइट जो होगी वो सरफेस के पैरेलल स्प्रेड हो जाएगी। अब हमने पढ़ रखा है कि क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? म्यू के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा वॉयलेट कलर का है, फिर येलो, इन तीनों में ही कंपेयर करो, विबग्योर मैंने समझा चुका हूं, फिर रेड। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल जो होगा वॉयलेट का सबसे छोटा होगा, फिर येलो का और फिर रेड का। तो क्योंकि रेड कलर की, चलिए शुरुआत करते हैं। रेड कलर की जो लाइट है 43 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और ये रेड कलर का क्रिटिकल एंगल 43 से बड़ा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल से ग्रेट नहीं है, यानी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर नहीं करेगी। ये दूसरे मीडियम में लार्जर एंगल पे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्टेड। कौन से कलर? रेड कलर। अब क्योंकि क्रिटिकल एंगल वॉयलेट का येलो के क्रिटिकल से छोटा है, तो जाहिर सी बात है 43 से छोटा एंगल होगा क्रिटिकल किसका? वॉयलेट का। और इंसिडेंस 43 पे हो रहा है, तो इसका मतलब फॉर वॉयलेट कलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। और लाइट ट्रेवल भी ग्लास से एयर में कर रही है, तो वॉयलेट कलर की लाइट क्या सफर करेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सेम मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो इस तरह से भी कभी कभी डायग्राम आते हैं कंप्लीट करने के, कि किस तरह से डिफरेंट कलर्स के या वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इनकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है लेंस, जिसे मैं कोशिश करूंगा कि 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊं। और इस चैप्टर के भी जो आपके नोट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उसकी लिंक की डिमांड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।